Hello everyone and welcome to InfoVenue. I am Zehra Kazmi and in this video I am going to talk about UGC NET and JRF exam. So firstly, let's understand what this exam is all about. UGC NET and JRF exam उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करना चाहते हैं। यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पीएचडी के एडमिशन में भी प्रेफरेंस मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कैंडिडेट्स को एग्जेम्पशन भी देती है अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम से। नेट एंड जेआरएफ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलो, ये एक बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है जो यूजीसी कंडक्ट कराती है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। पहले इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सीबीएसई के पास थी, लेकिन अभी कुछ सालों से इस एग्ज़ाम को एनटीए कंडक्ट करा रहा है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स में टॉप 6% स्कोर करने वालों को नेट क्वालिफाइड माना जाता है, वहीं जेआरएफ सिर्फ टॉप 1% वालों को मिलता है। तो आइए अब हम बात करते हैं नेट और जेआरएफ के लिए एज लिमिट और वैलिडिटी की। अगर आप नेट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, और अगर हम इसकी वैलिडिटी की बात करें तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। लेकिन जेआरएफ के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। जेआरएफ के लिए आपको अपर एज लिमिट 30 सेट की गई है जनरल कैटेगरी मेल्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकती है। सिमिलरली अगर हम दूसरी कैटेगरीज की बात करें जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पीडब्ल्यूडी, इन्हें भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी से अप्लाई करता है तो वो 33 इयर्स की एज तक अप्लाई कर सकता है जेआरएफ के लिए। अब हम बात करते हैं जेआरएफ की वैलिडिटी की। तो जेआरएफ की वैलिडिटी 3 इयर्स तक की होती है। 3 इयर्स मतलब विद इन 3 इयर्स आपको पीएचडी में खुद को एनरोल कर लेना होता है। अदरवाइज आपको दोबारा जेआरएफ के लिए अप्लाई करना होगा अगर आपकी एज लिमिट क्रॉस नहीं होती है तो। अब हम बात करते हैं फेलोशिप की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ नेट होल्डर्स को भी फेलोशिप प्रोवाइड करती है। अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हैं और आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको उसके लिए स्टाइपेंड मिलता है। जेआरएफ का स्टाइपेंड नेट के स्टाइपेंड से काफ़ी ज़्यादा होता है। जेआरएफ के साथ ही यूजीसी की कुछ और स्कीम्स भी है जो फंड्स प्रोवाइड करती है पीएचडी कैंडिडेट्स को, जैसे मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप मानव, ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है। नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स को दी जाती है। नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एनएफएसटी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए होती है। नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब एनएफओबीसी, जो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। और एनएफपीडब्ल्यूडी नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो इन सारी फेलोशिप्स का अमाउंट बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है और इनकी मेरिट लिस्ट भी साथ ही निकलती है। जब भी आप नेट और जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पे अपनी कैटेगरी मेंशन करते हैं, और एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं तो आपका नाम जेआरएफ की लिस्ट में आता है। अगर आपकी परसेंटेज जनरल कैटेगरी में आती है तो आप जनरल कैटेगरी से जेआरएफ क्वालिफाइड माने जाते हो या नेट क्वालिफाइड माने जाते हो। अगर आपने जो भी कैटेगरी भरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एससी कैटेगरी भरी है तो एससी की आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी होगी, और वहाँ आपको ये देखना होगा कि आपको जो रिलैक्सेशन मिला है उसके बाद आपका नाम वहाँ है या नहीं। जेआरएफ क्वालिफाई करने पे
टोटल 5 इयर्स तक फेलोशिप आपको ग्रांट की जाती है और आप 5 इयर्स तक फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट 2 इयर्स में JRF होते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो, और रिमेनिंग 3 इयर्स में आप SRF होते हैं, मतलब सीनियर रिसर्च फेलो। किसी का 5 इयर्स में PhD नहीं हो पाता है और उन्हें एक्सटेंशन लेनी पड़ जाती है, तो उसके लिए UGC कोई भी फर्दर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम पीरियड इस फेलोशिप को अवेल करने के लिए 5 इयर्स ही सेट किया गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। ये एग्ज़ाम 81 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन पेपर होता है और पेपर 2 आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अपना सब्जेक्ट मतलब आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होते हैं, मतलब इक्वल वेटेज दिया गया है सभी क्वेश्चंस को। सो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के। सो इन टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 300 मार्क्स में आपने जितना स्कोर किया होता है और जितना दूसरे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया होता है, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप टॉप 6% में आते हैं, मतलब आपका नेट क्वालिफाइड है, और अगर आप टॉप 1% में आते हैं और एलिजिबल हैं JRF के लिए, तो आप JRF क्वालिफाइड कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ की, इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है। यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी एंड आई एम श्योर आपको इससे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। मैंने अपने मास्टर्स सेकेंड ईयर से ये पेपर देना स्टार्ट किया और 4 अटेम्प्ट्स में मैंने 4 बार नेट और 1 बार JRF क्वालिफाई किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बार बार नेट क्यों क्वालिफाई किया, तो चलिए मैं इसका जवाब आपको अभी दे देती हूँ। जब भी हम नेट और JRF के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई ओनली फॉर नेट एंड सेकेंड ऑप्शन अप्लाई फॉर नेट एंड JRF बोथ। अब ये दोनों ऑप्शंस किन लोगों के लिए है मैं आपको ये भी बता दूँ। ओनली फॉर नेट उन लोगों के लिए है जो JRF की एज लिमिट एक्सीड कर चुके हैं और नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। लेकिन हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी अपर एज लिमिट अभी एक्सीड नहीं हुई है और उन्हें JRF क्वालिफाई करना है। JRF क्वालिफाई करने के अपने बेनिफिट्स हैं, फिनेंशियल असिस्टेंस मिलना, प्रेफरेंस मिलना, इसके साथ ही API स्कोर मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे बहुत काम आता है, वहाँ पे आपको नेट के लिए 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं और JRF के लिए 7 पॉइंट्स। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका नेट क्वालिफाइड है और अपर एज लिमिट एक्सीड नहीं हुई है, वो JRF के लिए बार बार अप्लाई करते हैं सो दैट उनका JRF क्लियर हो जाए और वो बेनिफिट्स उन्हें मिल जाए। तो इसी तरह आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट्स मैंने 3 अटेम्प्ट्स में नेट क्वालिफाई किया था और 4th अटेम्प्ट जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने नेट और JRF दोनों क्वालिफाई किया। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नेट एस्पिरेंट्स को बताना चाहती हूँ। सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगर आप पहली बार नेट और JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रखें, सिलेबस को देखें, उसे समझें। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सिलेबस डाउनलोड करें। आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट का पेपर कोड देख लें और पेपर कोड देखने के बाद आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें। और दूसरी चीज़ हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स होते हैं और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होते हैं। किसी एक यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना और एक यूनिट को बिल्कुल ही अवॉइड करना, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, आप दिन रात एक यूनिट पढ़ रहे हैं जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ अगर उसमें ही अपना टाइम आप ज़्यादा दे रहे हैं तो ये नहीं करना है। इक्वली टाइम हमें डिवाइड करना है। और इसी के साथ ये मेरा थर्ड पॉइंट है
कि अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को आइडेंटिफाई करिए। हर इंडिविजुअल के कुछ वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं। मे बी आउट ऑफ 10 यूनिट्स आपके 2 या 3 यूनिट्स ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं। अगेन, सिर्फ वीक एरियाज़ पे फोकस करना और स्ट्रॉन्ग एरिया को छोड़ देना, या सिर्फ स्ट्रॉन्ग एरिया को और स्ट्रॉन्ग बनाना और वीक एरियाज़ को छोड़ देना, ये बिल्कुल भी स्मार्ट वर्क नहीं होगा। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ एक्सेप्ट इट कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, और तभी आप उसमें इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, जो कॉमन पेपर है, उसमें कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। हो सकता है किसी कैंडिडेट का ये स्ट्रॉन्ग एरिया हो और मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे सेक्शंस उसके वीक हों। तो हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है। कितने दिन है हमारे पास प्रिपरेशन के लिए, उस हिसाब से हमें अपना टाइम बांटना है, और हमें ये देखना है कि हम वीक एरियाज़ को बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे हैं, या कि हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो इग्नोर हो जाए। तो हमें कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना है। एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि हर एक यूनिट से मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन को इक्वल वेटेज दिया गया है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस बात का आइडिया देते हैं कि आप किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें इस एग्ज़ाम में। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे सिलेबस के साथ खुद को फेमिलियराइज कराइए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए, टॉपिक्स देखते रहिए कि किस यूनिट में कौन सा टॉपिक पूछा गया है। अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड थोड़ी स्ट्रैटेजीज़ आपको बनानी होंगी। सभी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है और सभी का अपना तरीका होता है पढ़ने का, लेकिन ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो सभी के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए, सिलेबस देखिए कि कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, किस यूनिट में कौन सा टॉपिक है। उसके बाद अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को आइडेंटिफाई करिए, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए और एक्सेप्ट करिए कि आपका करंट स्टेटस क्या है, तभी आप आगे इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रखा है या नेट क्वालिफाइड है और आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आखिर कितनी परसेंटेज और कितने क्वेश्चन से आपका जेआरएफ या आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। उसके बेसिस पे आप एक कॉन्सेप्ट मैप बनाइए, आप उन चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए कि अच्छा ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से मैं 4 to 5 क्वेश्चंस करेक्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये मेरा वीक एरिया है, यहाँ अगर अभी मुझे एग्ज़ाम देने के लिए बोल दिया जाए तो यहाँ से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस मैं शायद ठीक कर पाऊँ। तो मुझे वहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मुझे कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे टॉपिक्स पता हों। एक यूनिट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एक यूनिट से आपको 5 to 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इवन इफ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहे हैं और आपका टाइम बहुत ले रहे हैं, तो उन टॉपिक्स के लिए आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी आपका काम चल सकता है। आपको मैनेज करना है दूसरे यूनिट से। ओके जैसे जिस यूनिट में आप 3 to 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ा अगर वहाँ आप पढ़ लेंगे तो 4 to 5 क्वेश्चंस भी सही हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ प्लान करना होगा। उसके लिए आप नोट डाउन करना शुरू कर दें कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं और अभी आपका करंट स्टेटस क्या है, आप कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सही हो सकते हैं, और फिर उस हिसाब से उस पेपर को सामने रख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो सभी के लिए कॉमन है एंड आई एम श्योर आप उसे फॉलो ज़रूर करेंगे। ऐसे और भी कंटेंट्स इस चैनल पे आने वाले हैं, तो हमारे साथ इस चैनल पे बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड।